तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 22 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चन हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक क्वेश्चन आया था, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर अगर महिला एकल का पूछा है तो कोको गॉफ बनी है महिला एकल में। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अगर ये अमेरिका की है, कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका की है, पूछेगा किस देश की कोको गॉफ है, तो अमेरिका की रहने वाली है। यहीं पे अगर महिला एकल में अगर उप विजेता का नाम पूछेगा तो आर्याना सवालंका यानी बेलारूस की जो खिलाड़ी है उसको हरा करके कोको गॉफ ने इस खेल को जीत लिया है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अगर पुरुष एकल विजेता के बारे में पूछेगा तो विजेता है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और उप विजेता जैनियर सीनर जो इटली के रहने वाले हैं, उनको हरा करके कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल विजेता बने हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, एशियाई प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। मलेशिया इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में और भी जानना है तो देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी था लीमा जिसका नाम था। ठीक है। और इसका आयोजन की बात की जाए तो 20 से 24 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया था मलेशिया के लंकावी द्वीप पर। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं क्वेश्चन आया था, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता। तो देखिए, दोहा डायमंड 2025 की बात है, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया, निम्न में से कौन एक जटिल अस्थायी उत्तक है। इसमें 100% एक्यूरेट ऑप्शन भी हमें मिले हैं, जैसे कि एक ऑप्शन था फ्लोयम, एक था पेरेनकाइमा, एक था कोलेनकाइमा और एक था स्क्लेरेनकाइमा। तो मेरे प्यारे साथियों, जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता फ्लोयम। जी हाँ, फ्लोयम। आपको पता होना चाहिए कि जटिल अस्थायी उत्तक है एक फ्लोयम, जो कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं इसमें, और ये मिल करके एक यूनिट का काम करती हैं। क्या करती हैं, तो यूनिट का काम करती हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल दोनों कोशिका के बारे में पूछा जाए तो दोनों जो है मेरे प्यारे साथियों, ये अस्थायी उत्तक हैं। क्या है, अस्थायी उत्तक है। तो इसमें ऑप्शन में देखना होगा कि जाइलम था या फ्लोएम था या दोनों था। तो देख सकते हैं इस ऑप्शन में जो हमें मिले थे वो फ्लोएम था, पेरेनकाइमा था, कोलेनकाइमा था और स्क्लेरेनकाइमा था। इसका मतलब फ्लोएम नहीं, जाइलम नहीं था। अगर जाइलम भी रहता तो दोनों आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल फ्लोएम था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। इसके भी 100% एक्यूरेट ऑप्शंस मिले थे। एक जाइलम था, दूसरा फ्लोएम था, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा था, चौथा कोलेनकाइमा था। तो देखिए, पौधों में लचीलापन जो होता है वो कोलेनकाइमा जो उत्तक होता है ना, उसके कारण होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोलेनकाइमा एक सरल अस्थायी उत्तक में आता है, जिसके कारण पौधों में क्या होता है, तो लचीलापन होता है। यह पौधों में वृद्धि हो रहे भागों जैसे पत्ता हो गया, तना हो गया, इन सब को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है। तो इसीलिए कोलेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देखिए आया था, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगी तो एक धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड, जो कि ऑप्शंस में थे भी। एक क्वेश्चन आया था, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाता। काकरापाड़ा गुजरात में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावे और भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि तारापुर कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। रावत भाटा राजस्थान में याद रखिएगा। कैगा कर्नाटक में याद रखिएगा। कल्पक्कम की बात की जाए तो तमिलनाडु में याद रखिएगा। नरौरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, अधातु के ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसे होते हैं, मतलब अधातु कैसे होते हैं। तो ये अम्लीय होते हैं। धातु जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर अम्लीय हो जाता।
उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का गति भी बढ़ जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो इसका जो है संरक्षण के नियम के लिए, संरक्षण के माध्यम के लिए इस तरह का जो रूल्स हैं वो है, जैसे कि ध्वनि के क्या है, ध्वनि के ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, और इसके संरक्षण के लिए यानी ध्वनि के संरक्षण के लिए क्या जरूरत होता है, तो उस माध्यम की जरूरत होती है। और निर्वात में ध्वनि का संरक्षण नहीं हो सकता है। अलग अलग माध्यमों में मेरे प्यारे साथियों ध्वनि का वेग जो होता है इसी कारण अलग अलग होता है। तापमान आर्द्रता का प्रभाव ध्वनि की गति पर पड़ता है, ये बात वास्तविकता है। तापमान का ध्वनि के वेग में सीधा संबंध होता है, यानी तापमान जब बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आया था, समीकरण F बराबर ए में को न्यूटन के गति का कौन सा नियम कहा जाता है। तो देखिए, F बराबर ए में ये दूसरा नियम है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। अब गति के समीकरण के कितने सूत्र हैं, तो उसको हम लोग उसको जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गति के समीकरण के तीनों जो समीकरण हैं उसका जो फॉर्मूला होता है उसको कमेंट में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन होता है। तो देखिए, क्या त्वरण का, क्या जड़त्व का होता है, क्या मेरे प्यारे साथियों संवेग का, या गति का। तो देखिए, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का जब आप मापन कर रहे हैं तो आप त्वरण का मापन कर रहे हैं, किसका, त्वरण का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, त्वरण। जी हाँ, किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने का मापन जो होता है उसको मापन हम कहते हैं, यानी किसी भी भौतिक राशि का परिणामी जो संख्या होता है उसको जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है वही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व में वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती है। ठीक है, और उसके बाद जड़त्व का मापन हम द्रव्यमान में कर सकते हैं, जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा साथ में। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए, टोटल 60 प्लस देशों का मेरे प्यारे साथियों जलवायु परिवर्तन सूचकांक में शामिल था, लेकिन भारत की रैंक की बात की जाए तो 10th नंबर पे भारत का पोजीशन है। ठीक है, 10th नंबर पे इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर किया है। तो देखिए, भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेरे प्यारे साथियों आईसीसी महिला वनडे जो विश्व कप है उसका आयोजन किया गया था, और ये 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चला था, जिसमें भारत आधिकारिक तौर पर मेज़बान था, लेकिन श्रीलंका भी इसका सह मेज़बान कर रहा था और मतलब करवाने का काम कर रहा था। खास करके पाकिस्तान के मैचों के लिए इस तरह का जो हुआ था, पाकिस्तान के मैचों के लिए, क्योंकि भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे और ना ही पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत में आ सकते थे। इसीलिए आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन तो भारत में ही होना था, लेकिन रीजन्स जो भी हैं उसके कारण श्रीलंका को इसमें सह मेज़बान करना पड़ा। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया। तो देखिए, नैरोबी में किया गया था। 17 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया। अफ्रीका एक साथ धार्मिक इसका थीम था। अफ्रीका एक साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब अफ्रीका टुगेदर कॉन्टिनेंटल कॉल टू रिलीजियस फ्रीडम, ये इसके क्या थे, तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का थीम था, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन कहाँ हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा था, नैरोबी में हुआ था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आया था, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल को शामिल किया गया है। तो देखिए, 2 खेलों को शामिल किया गया है जो कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में शामिल किया गया है उसको। एक है क्रिकेट और दूसरा है मार्शल आर्ट। ये दोनों को याद रखिएगा। आगामी जो आगामी एशियाई खेल हैं उनमें इनको शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आया था, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था। तो सभी लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने एक मॉक ड्रिल किया था, ऑपरेशन अभ्यास करके। क्या नाम था उसका, ऑपरेशन अभ्यास करके। यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों में पूछा गया था, ऑपरेशन अभ्यास। आपको पता है ऑपरेशन अभ्यास एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल था जिसने भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में नागरिकों और प्रशासन की भूमिका को मजबूती से बांधने का काम किया था। तो ऑपरेशन अभ्यास इसका राइट आंसर हो जाता मॉक ड्रिल का। ठीक है,
उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, क्या देख सकते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता, उसमें महिला एकल पूछा था, इस वाले शिफ्ट में पुरुष एकल विजेता कार्लोस कार्लोस अल्काराज है, इसको याद रखिएगा। अब किसको हरा करके, इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, संजीव संजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। संजीव नहीं होगा, यहाँ सजीव होता, ठीक है। सजीव जीवों के वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, तो देखिए ऑप्शंस थे उसमें, लेकिन ऑप्शन में जाति था जो कि सही आंसर हो जाता, जाति ही इसका सही आंसर हो जाता। सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होती है, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान शब्द का सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था तो उनका नाम था लिनियस, कैरोलस लिनियस उनका नाम था। और अपनी ही पुस्तक एक सिस्टीमा नेचर नाम की एक पुस्तक लिखे थे, उन्हीं में इस तरह की बात को बताया गया था, ठीक है। इसीलिए वर्गीकरण के जनक के अगर बारे में कोई पूछेगा तो कैरोलस लिनियस का ही नाम आता है। जाति वर्गीकरण की मूल इकाई रखी थी उन्होंने, और जीवों का वर्गीकरण जिसमें मौलिक समानता पाई जाती हो उसी को जाति बताया था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या आया था, निम्न में से कौन फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। देखिए इसमें 100% एक्यूरेट ऑप्शंस भी मिले थे हमें, और ऑप्शन क्या था, मादा प्रजनन अंग पुष्प के बारे में पूछा था। ऑप्शन था, एक पंखुड़ी था, बी में था मतलब एक था पुंकेसर, एक बादल और एक स्त्री केसर। तो देखिए अगर इसमें आप लोगों को मारना होगा तो स्त्री केसर को ही मार सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पुष्पों के मादा प्रजनन अंग के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे स्त्री केसर नहीं, पुंकेसर नहीं होगा। पुंकेसर मेरे प्यारे साथियों मादा नहीं है, बल्कि वो जो वो नहीं है, मादा नहीं है, स्त्री केसर ही होगा इसका मादा जननांग, ठीक है। उसके बारे में अगर आपको बात करना है तो स्त्री केसर जिन्हें अंडप भी कहते हैं, स्त्री केसर का एक और नाम है जिसका अंडप भी अगर ऑप्शन में रहता तो भी सही हो जाता। यह फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। कुछ पौधों का जननांग एक अंडप अथवा एक से अधिक अंडप बना होता है, और प्रत्येक कंडप या स्त्री केसर में वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होता है, दोनों इसी में होता है, स्त्री केसर में या अंडप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्त्री केसर सही हो जाता। अगर आपसे पूछ देगा कि फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, तो इसको पुंग केसर कहते हैं, ठीक है। नर प्रजनन अंग को पुंग केसर कहा जाता है, ठीक है। तो स्त्री केसर और जो है उसको याद रखिएगा दोनों को। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों में था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी मेरे प्यारे साथियों मोस्ले के द्वारा बनाया गया था 1913 में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि आवर्त सारणी का निर्माण कौन किया था, तो मेंडलीफ हो जाता, कौन हो जाता, मेंडलीफ। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा था, पूछा था धार्मिक आवर्त सॉरी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो 18 समूह है। वर्तमान वाले में कितने हैं, 18 समूह हैं। मोस्ले इसके जन्मदाता है मेरे प्यारे साथियों आधुनिक आवर्त सारणी के। इसमें अगर आपसे आवर्त पूछा है तो 18 तो आप मार ही देते, लेकिन अगर वर्ग पूछता तो आप याद रखिएगा 7 याद रखिएगा, आवर्त हो गए 7, ठीक है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होंगे, 18 समूह और 7 आवर्त आवर्त होंगे। तो आवर्त सारणी में क्या पूछा था, समूह पूछा था मेरे प्यारे साथियों, समूह। तो 18 समूह हो जाएंगे, आवर्त हो जाएंगे 7, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए आया था, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए बल और वेग के गुणनफल के बराबर इसमें क्या है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है या त्वरण है। तो इसका राइट आंसर शक्ति हो जाता, शक्ति इज इक्वल टू कार इंटू कार और वेग का गुणनफल होता है शक्ति, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझना होगा तो देखिए जो काम करने की क्षमता होती है, दर होती है, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का एक और मात्रक आप लोगों को पता होगा, अश्व शक्ति होता है। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था, अश्व शक्ति। तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले शिफ्ट में हो सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे। ये क्वेश्चन आया था, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, क्या आग्नेयाशय में, यकृत में, छोटी आंत या गुर्दे में होता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में कि यूरिया का निर्माण कहाँ, तो प्रोटीन के कैसे होता है, तो प्रोटीन के टूटने के प्रक्रिया के दौरान होता है। और इस प्रक्रिया की वजह से ही क्या होता है, प्रोटीन में मौजूद अमीनो जो अम्ल होते हैं वो अमीनो अम्ल समूह निकल जाते हैं बाहर। और ये अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो समूह जो होते हैं बहुत जहरीले होते हैं, और वही अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरह बनने वाला यूरिया अमोनिया अंत में लीवर द्वारा इसको बाहर कर देता है, बदल देता है, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ हुआ था, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है। तो देखिए मगरमच्छ के बच्चों की बात की जाए तो हैचलिंग इसको कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? हैचलिंग। अब हो सकता है कि बच्चों से क्वेश्चन आया है कि इसको क्या कहते हैं, तो हो सकता है कि कीट के बच्चों को भी पूछ ले, तो याद रखिएगा कीट के बच्चों को हम लोग कोडलिंग कहते हैं, ठीक है। हंस के बच्चा के अगर बारे में पूछेगा तो गॉसलिंग कहते हैं, छोटी मछली के बच्चा में पूछेगा तो फिगरलिंग कहते हैं। तो इन सब फैक्ट्स को भी साथ में याद रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो उससे तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए अब द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से बनता है। तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़िए तो 23 हो जाएंगी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया? देखिए शूटिंग के क्षेत्र में मनु भाकर इसका सही जवाब हो जाता। मेरे प्यारे साथियों वैसे 2024 का था लेकिन 2025 में प्रदान किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें कुल 4 लोगों को दिया गया। हालांकि एक बाद में भी दिया गया था लेकिन उसको नहीं देता है, मुख्यतः 4 लोगों को ही दिया गया था। एक का नाम है डी गुकेश जो कि शतरंज के क्षेत्र में दिया गया उनको। दूसरे आप याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। एक का नाम था प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। और एक मनु भाकर जिनको मेरे प्यारे साथियों शूटिंग के क्षेत्र में, तो ऑप्शन में मनु भाकर ही था और इसीलिए इसका राइट आंसर, और ऑप्शन क्या शूटिंग के क्षेत्र में ही पूछा था तो मनु भाकर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 24 पदक जीते हैं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि 8 स्वर्ण इसमें था, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीता गया है। यह प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया के गुमी में हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें भारत जो है पदक तालिका में दूसरे नंबर पे रहा। कितना नंबर पे? दूसरे नंबर पे रहा, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना की बात पूछी है तो स्टॉकहोम में जो कि स्वीडन में पड़ता है, स्टॉकहोम में इसका स्थापना किया गया था 17 जुलाई 1912 को, ठीक है। स्थान कहाँ? तो स्टॉकहोम स्वीडन। मूल नाम पहले इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का पुराना नाम था इंटरनेशनल एम्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका नाम कर दिया गया है बदल के 2019 में, ठीक है। 2019 में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना यही इसका भी नाम था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? तो देखिए चीन ने जीता है महिला हॉकी एशिया कप 2025 को भारत को हरा करके। किसको हरा करके? भारत को हरा करके। तो इसको भी ध्यान रखना था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुआ था, जिसे शुरुआत में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया था। यानी आईसीसी का पहले वाला नाम था क्या? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन और 1989 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी कर दिया गया। तो इन सब फैक्ट्स को भी याद रखिएगा और इसके संस्थापक देशों के बारे में भी याद रखना है। इंग्लैंड थे, ऑस्ट्रेलिया था और दक्षिण अफ्रीका था। इन सब देशों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसके मुख्यालय के बारे में अगर आपसे पूछते दुबई याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए जनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो जनिक सिनर हो जाता है। जैनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर को हरा करके, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा इन सब फैक्ट्स को भी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में अगर पता है तो ग्रैंड स्लैम का यह मतलब 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है ना, उसमें एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है, एक यूएस ओपन होता है। तो सबसे जो पहला ग्रैंड स्लैम है उसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यही सबसे पहले होता है, ठीक है। हर साल कब होता है? तो जनवरी के दूसरे जब सप्ताह होते हैं उसी सप्ताह में होता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हर साल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये आपका
हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, लेकिन इससे पहले 1988 में इसको घास यानी ग्रास के कोर्ट पे ही खेला जाता था। ठीक है, शुरुआत में 1905 में ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन 1969 में इसका नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन कर दिया गया। पहले ऑस्ट्रेलियन सीप का नाम था। ठीक है, और इसमें आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाला योजना कौन सी है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना याद रखिएगा, जिसको केंद्रीय बजट 2025-26 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, वर्ष 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो दीपाली देश पांडे को दिया गया था। जी हाँ, दीपाली देश पांडे को दिया गया था। ठीक है, उसमें अगर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के हिस्से के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन 2025 में इसका सम्मान को दिया गया था। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कॉर्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कॉर्निवल 2025 का उद्घाटन, ये पहली है इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना और पूछ दिया। ठीक है, मनसुख मंडाविया क्या है? वर्तमान में भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले के खेल मंत्री हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा कतर में किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान की बात की जाए तो 40 ऑप्शन में था 40.31 ग्राम प्रति मोल, तो यही उसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, 40.31 ग्राम प्रति मोल इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा एक लिंगी है? देखिए ऑप्शन भी इसमें थे और 100% एक्यूरेट यही ऑप्शन भी थे। ठीक है, कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो एक सरसों था, एक मटर था, एक पपीता था और सूरजमुखी था। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे साथियों एक लिंगी पौधा के बारे में पूछा है, तो इसमें इसका पपीता हो जाता। क्या हो जाता? पपीता इसका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक लिंगी में आपको क्या क्या आ जाएगा, तो पपीता एक आता ही आता है, तरबूज आएगा, खीरा आएगा, मक्का आएगा और नारियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आया था, धातु को उसके अयस्क से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसको धातु कर्म के नाम से जानते हैं, धातु कर्म। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछ रहा है, नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नावा रायपुर में ब्रह्मा कुमरीज के शांति शिखर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान बताइए? तो देखिए 32 ग्राम पर मोल इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? एक क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन, क्योंकि जो भी चिप्स के चिप्स होते हैं अगर उसको ऑक्सीकृत होने से बचाना है तो ऑक्सीजन को निकाल करके मेरे प्यारे साथियों उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है चिप्स के पैकेट में, ताकि वो जो है ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और ऑक्सीकृत होकर जो चिप्स है वो खराब ना हो, इसीलिए नाइट्रोजन को इसमें मार देते तो सही हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? तो देखिए इसके कई रीजन होते हैं, 7 दिन भी ऑप्शन था, 14 दिन था, 28 दिन था, 21 दिन था, लेकिन सटीक आंसर इसका 14 दिन हो जाता। क्या होता? 14 दिन हो जाता, याद रखिएगा। उसके बाद एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह किसी भी बिंदु से मतलब किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी? तो देखिए वक्रता केंद्र डायरेक्ट नहीं पूछा कि वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है, प्रतीत होती है ऐसा कुछ बोला, लेकिन ऑप्शन में वक्रता केंद्र था तो वक्रता केंद्र इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार? तो सबको पता है समतल इसका राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन था, शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो देखिए शरीर में जो सूचना को आदान प्रदान करता है वो तो धागेनुमा जैसी एक संरचना होती है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम।
ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए आया था, ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है, तो ठोस इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन था, कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, तो देखिए एक स्क्लेरेनकाइमा इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, एक ऊतक है जो कि पौधों में पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है। देखिए एक्सेप्शन भी इसके बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में आयोडीन था। सभी के सभी धातु मेरे प्यारे साथियों चमकदार होते हैं, लेकिन आयोडीन मतलब क्या होते हैं, ये आपके चमकदार होते हैं, आयोडीन अधातु है। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था जो कि आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर दें। देखिए क्वेश्चन आया था, पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख काम क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण से मिली ऊर्जा का उपयोग करके रात में और दिन के दौरान भी पौधों में लगातार क्या करता है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है ताकि वे जीवित रह सके और बहुत सुचारू ढंग से काम कर सके। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आ गया था, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है, तो एक क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, यानी मिट्टी के जो पिच होते हैं उस पे खेला जाता है। विशेषता क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों विशेषता है क्ले कोर्ट पे खेलने का, क्योंकि गेंद को धीमा करता है क्ले कोर्ट और ऊंचाई उछाल देता है, जिसमें रैलियां होती है, बनती है अच्छी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण उसको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है। और आपको पता है कि बहुत सारे ग्रैंड स्लैम होते हैं इसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन हो गया, तो ये सब किस किस फील्ड पे खेले जाते हैं, इसका कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि मतलब जो मतलब इस बार विजेता रहा था, छोड़िए इसको इसको तो क्वेश्चन के रूप में करा देंगे। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, यूएनएफ ट्रिपल सी का पूरा नाम पूछा था। ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी में हम लोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहते हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तौर पे इसको इस्तेमाल में लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करना है, ताकि ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कम मतलब ज़्यादा नहीं उत्पन्न हुए। ठीक है, ताकि जलवायु क्या हो, खास करके मानवीय हस्तक्षेप को बचाया जा सके। तो इसलिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो शबाना आजमी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन होते हैं। देखिए न्यूरॉन में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक डेंड्राटाइट होता है जो जो कि सूचना को प्राप्त करने का काम करता है। एक कोशिका शरीर होता है जिसको सोमा कहते हैं, कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है सोमा। उसके बाद एक अच्छे तंतु होती है जो सूचना को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये तीनों मिलकर शरीर में विद्युत संकेत के जैसा काम करते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा यूनिट बनाते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन था, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगी। तरंग की चाल का सूत्र पूछा था, तो देखिए तरंग की चाल का सूत्र आपको फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ याद रखना था, और यही इसका राइट आंसर हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, जब प्रतिरोधों को श्रृंखलन क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो धारा स्थिर रहता है, याद रखिएगा धारा स्थिर रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय, देखिए लोकतंत्र दिवस यानी मतलब देखिए इसका इंटरनेशनल डेज ऑफ डेमोक्रेसी पूछा था, तो सबसे बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय मेरे प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया कब जाता है, तो मनाया जाता है 15 सितंबर को हर साल, और 2025 में ही मनाया गया। ठीक है, और इस समय तो इसका भाई क्या था, इसका थीम था लैंगिक समानता प्राप्त करना कदम दर कदम, यानी अचीविंग जेंडर इक्वलिटी स्टेप बाय स्टेप इसका थीम था। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था, वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किसकी मात्रा को मापता है, तो विभवांतर को, यानी दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था बुक एंड ऑथर से, स्पोर्ट एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया, तो पुरुष
भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है स्पॉट एसएस अवार्ड 2025 से। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए मुसलमान वक्फ अधिनियम द मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 में सबसे पहला बार, इसको याद रखिएगा, 1923 में पहला बार इसको मूल संविधान मतलब लागू किया गया था। और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उचित लेखा जोखा लाने के लिए एक शुरुआती कानून के रूप में इसको बनाया गया। ठीक है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार और दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। ठीक है, लेकिन मूल संविधान 1923 में ही बना था। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस देश ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चाइना इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन था नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन आया था मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? तो मासिक धर्म होता है। ठीक है, वालसरम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं आया था वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000 की राशि दी जाती है बाल साहित्य पुरस्कार में। तो मेरे प्यारे साथियों आज क्वेश्चन इतना ही मिल सके और तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चंस थे और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस थे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।